दोस्तों, पढ़े पंथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक दोस्तों ये टेस्ट तीसरा था और इसमें लगभग 650 लोगों ने भाग लिया था। और मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार आप इस डायग्राम को देख रहे हो, आपको भी ये महसूस होगा कि ये जो बंदे हैं 14+ मार्क्स लेकर आ रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत शानदार है दोस्तों। और ये जो बंदे हैं उनको भी ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्कोर स्वमूल्यांकन कीजिए और आपको दिन ब दिन अपनी रैंक में सुधार करने की ज़रूरत है। ये वो समय है दोस्तों, रीट के लिए बहुत ही एक तरह का क्रूशियल टाइम है। इसमें बहुत ज़्यादा समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि एक मैं उदाहरण देता हूँ कि 12th क्लास में था जब मैं, तब एक स्टूडेंट था, उसके जब प्री बोर्ड एग्ज़ाम थे उसके हर बार मतलब बहुत ही कम स्कोर आ रहा था, इस टाइप का स्कोर आ रहा था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आए बोर्ड के तो उसने आशाजनक रिजल्ट रहा और लगभग क्लास में तीसरी पोजीशन पर आया था, इस पोजीशन पर। तो दोस्तों ये संक्रमण काल है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आपको अपने मतलब मार्क्स से और अपनी पोजीशन से सीखना है, अपने टॉपिक मजबूत करने हैं। और ये टेस्ट का मकसद भी यही होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज एक थोड़ा बार परिणाम देख लेते हैं, किसने क्या टॉप किया है, कौन सी पोजीशन पर है, थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों रोहित सिंगारिया एक बार फिर टॉप में, जिनकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी। ये बंदे लगातार प्रयासरत हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। आरबीएससी की किताबें भी जैसे टेस्ट सीरीज स्टार्ट की उन्होंने मिलाना शुरू कर दिया है। अरुण गेडर पिछली बार भी टॉप 10 में थे दोस्तों। ये अपना नाम कृपया पूरा लिखें ताकि मैं यहाँ पर आपका नाम ले सकूँ। विकास सर, संदीप राणा, प्रियंका अरोड़ा लगातार टॉप 10 में बनी हुई है। प्रियंका अरोड़ा, ये गोयल मैम आज आशाजनक प्रयास परिणाम रहा, लेकिन अपना नाम पूरा लिखे। जीमेल आईडी से पता चल जाता है कि नाम किसका है, इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि नाम लिखना चाहिए आपका। ऐसा कोई मकसद नहीं है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि भाई हम नाम नहीं बताएंगे, वो बात नहीं। यादव बॉय प्रिंस लगातार प्रयासरत है, अच्छी रैंक लेकर आ रहे हैं। आर्यन हिंदुस्तानी, पवन चाहत सुतार पिछली बार भी अच्छा किया था। प्रतीक जाट, निर्मल, प्रतीक जैन, SKK मैम एक बार फिर अच्छा स्कोर। दिव्या टाक, प्रकृति प्रेमी, नंद किशोर, ये काफ़ी मेहनती सर हैं, लगातार प्रयासरत हैं और अब की बार उनकी रैंक अच्छी है। लेखराज PM और रजाक सामेजा, यासीन मोहम्मद, देवी सिंह। और दोस्तों ये अभी कुंतल सर, अभी इनका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अच्छा स्कोर किया आज। अपना नाम पूरा लिखा कर पे। इस तरीके से दोस्तों आप ये लिस्ट देख सकते हो, ये टेलीग्राम पर डाल दिए और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। और साथ साथ जो टेस्ट टेलीग्राम पर नहीं दे पा रहे हैं वो टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी उस टेस्ट को दे सकते हैं। पिछले जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज दोस्तों टेस्ट की चर्चा करते हैं और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। एक बार मैं फिर कह देता हूँ दोस्तों कि अपना टाइम आएगा नहीं, उसको घसीट कर लाना होगा। और किनारे पर बैठे बैठे देखने से समुद्र पार नहीं होगा, तो इसलिए आप प्रयास करें। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने डाला था कि वक्र में चिन्हित क्षेत्र अनुबंधन के किस अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। तो ये दोस्तों ये सारे के सारे टर्म आपको याद होने चाहिए। विलोपन किसे कहते हैं, सामान्यीकरण क्या है, विभेदन क्या है और सवत पुण्य प्राप्ति क्या होते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही पुनर्बलन दिया जाता है तो ये अनुबंधन की मात्रा बढ़ती है, और जैसे ही यहाँ पर पुनर्बलन हटा दिया गया तो ये इसके अनुबंधन कमज़ोर होता जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि यहाँ से अनुबंधन पूरा गायब है, तो इसको घटना को कहते हैं विलोप। और कुछ समय बाद अपने आप ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर अनुबंधन वापस आ गया, तो इसको कहते हैं स्वत पुण्य प्राप्ति। तो आप आरबीसी की किताब देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझाया गया है और ये डायग्राम भी इसने दिया है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित करना था, सुरक्षा संकेत हम किससे सीख सकते हैं अच्छी तरीके से। पावला का नियम बिल्कुल सही है। और जीवन में अनुशासन, ये भी स्किनर के नियम से
आदत निर्माण की जब भी बात आएगी स्किनर का नाम आएगा। सामाजिक व्यवहार बांडुरा इनके लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप इस प्रकार ये आरबीसी ने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। ये आप देखिए, प्राचीन अनुबंधन से बच्चे को खतरे और सुरक्षा के चिन्हों को सिखाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पुरस्कार के उपयोग से बच्चों में व्यवहार परिवर्तन, उचित व्यवहार जैसे पढ़ना, जीवन में अनुशासन, समय प्रबंधन, चरित्र निर्माण की बात आ गई तो स्किनर इसके लिए अच्छा होगा। और दोस्तों मैंने अगला सवाल भी बनाया था, उसका भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन दे देता हूँ कि अवांछित व्यवहार जैसे जिद करना, अंगूठा चूसना, मिट्टी खाना इत्यादि को ख़त्म किया जा सकता है। किससे? क्रिया प्रसूत जो नियम है, सिद्धांत है, इससे कर सकते हैं दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अवांछित व्यवहार। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखेंगे कि मॉडल के रूप में माता पिता सामाजिक व्यवहार को सीखने के लिए, सामाजिक व्यवहार की बात आएगी तो वहाँ पर बांडुरा का नियम होगा। इसलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी छात्र के अच्छे कार्य की आप नज़रअंदाज करेंगे, वार्षिक मूल्यांकन में ए ग्रेड देंगे, गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करेंगे या तत्काल प्रशंसा करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा तत्काल प्रशंसा करेंगे। आप स्किनर की पुनर्बलन अनुसूचियों में पढ़ेंगे, आंशिक पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन। विलंबित पुनर्बलन में एक बात लिखी हुई है कि इस तरीके, ये दोस्तों आप यहाँ से पढ़ लो कि विलंबित पुनर्बलन में क्या लिखा है कि वांछित अनुक्रिया में देरी से पुनर्बलन उपलब्ध करवाने पर अनुबंधन का स्तर निम्न हो जाता है। पुनर्बलन यदि अनुक्रिया के तत्काल बाद दिया जाए तो सर्वाधिक प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए बालक द्वारा किसी कार्य को करने पर तत्काल प्रशंसा अधिक प्रभावी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही ये अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिगम अधिक स्थायी होगा। लगभग दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया था, सतत पुनर्बलन, ये गलत है। और हमारे एक टीचर थे, लगभग हर स्टूडेंट को और हर बार जितनी बार कॉपी चेक करते थे तो वो क्या करते थे कि GOOD गुड देते थे। तो फिर क्या होगा कि उसका अधिगम इतना मतलब निष्प्रभावी हो गया वो गुड़ देना कि ये तो बच्चों का खेल है, हर को देंगे, प्रत्येक को देंगे और हर बार देंगे। तो जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया था तब मैंने भी ये नियम नहीं पढ़ा था। मैं भी क्या करता कि कॉपी चेक करते थे, किसी को आइसक्रीम दे देता, किसी को केक दे देता, ऐसे करके मतलब कंटिन्यू देता गया। तो अभी जैसे मैंने ये नियम पढ़ा है तो ये शानदार दिया हुआ है कि हर बार आपको पुनर्बलन नहीं देना है, आंशिक रूप से देना है, कभी देना है कभी नहीं देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, सतत पुनर्बलन से क्या होता है कि सीखेगा भी जल्दी और भूलेगा भी जल्दी। ठीक है दोस्तों, विलोप भी जल्दी होता है। लेकिन आंशिक पुनर्बलन में क्या होगा कि थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा लेकिन विलोप होने में भी टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, इससे ज़्यादा कौन होगा, आंशिक पुनर्बलन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुनर्बलन अनुसूचियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, अभी तक बहुत कम इसका मतलब गाइड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये पढ़ो आप, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची में वांछित अनुक्रियाओं पर कभी पुनर्बलन उपलब्ध कराया जाता है, कभी नहीं। ये पाया गया है कि आंशिक पुनर्बलन द्वारा सीखी गई बातें, अगली दोस्तों स्लाइड में आप पढ़ेंगे कि ये यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर था ये, वापस इसको देखते हैं, ये रहा। सीखी गई बातें अनुक्रिया अधिक स्थायी होती हैं और इसका विलोप भी देरी से होता है। सतत पुनर्बलन में अनुक्रिया के अधिगम और विलोप दोनों शीघ्र होते हैं। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, सतत में क्या होगा कि दोनों जल्दी होंगे, विलोप भी जल्दी होगा। स्थायी कौन सा होगा, तो आंशिक पुनर्बलन वाला स्थायी होगा। अब ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवांछित, इसका मैंने बता दिया, मिट्टी खाना, अंगूठा चूसना, ये सभी स्किनर के नियम से हटा सकते हैं। शोर करने पर बालक को बेंच पर खड़ा करने से शोर की अनुक्रिया, बिल्कुल दोस्तों ये कम हो जाएगी क्योंकि दंड है वो अनुक्रिया को कम करता है। ये इसको अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि दंड के उपयोग से अनुक्रिया की संभावना कम होती है। दंड अनुक्रिया को दबाता है जबकि पुनर्बलन अनुक्रिया की संभावना बढ़ाता है। ये तो दोस्तों सामने ही पड़ा है कि कोई चीज़ करने पर बच्चे को अगर चॉकलेट देंगे तो वो अनुक्रिया ज़्यादा करेगा और उसको अगर दंड देंगे तो वो उस क्रिया को बंद कर देगा करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करना, कक्षा में शोर करने पर विद्यार्थी को बेंच पर खड़ा करना दंड के उदाहरण है। इन उदाहरणों में दंड को कर्म से अपशब्द बोलने और शोर की अनुक्रिया कम होने की संभावना है।
ये दोस्तों ये साफ लिखा कि शोर यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि दंड होता है वो अनुक्रिया की संभावना को कम करता है। अब यहाँ पर देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्रिया, ये दोस्तों आप पढ़ते हो लेकिन आपको मतलब कभी इस डीप में नहीं पढ़ते हैं। हर गाइड में भी पढ़ोगे तो भी यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कि ये ऐच्छिक क्रिया है। ये दोस्तों क्रिया प्रसूत एक तो नियम ये है, एक पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन है, तो उसमें क्या होती है कि अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जबकि यहाँ पर क्रिया प्रसूत में कैसी क्रियाएं होती है, ऐच्छिक होती है। इसको यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको पहले शुरुआत ही इन्होंने एक प्रस्तावना इस प्रकार की दी है कि आंधी आएगी और आंधी से कचरा आपकी आंख में गिरता है तो वो एक अनैच्छिक क्रिया है, आप आंख बंद करते हैं। जबकि दोस्तों ये कुछ लिखा है कि किंतु आंख में कुछ गिर जाने पर आंख बंद करते हैं खोलते हैं, तो ये ऐच्छिक क्रिया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्राचीन अनुबंधन, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्राचीन अनुबंधन एक प्रकार का अधिगम है जो प्रतिवर्ती और अनैच्छिक व्यवहार के अधिगम बताता है। ये दोस्तों पावलोव वाले की बात हो रही है, लेकिन नैमित्तिक क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार के अधिगम को स्पष्ट करता है। ये स्किनर की बात हो रही है। इस प्रकार आप आसानी से देख सकते हैं कि स्किनर में ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। प्रशंसा को आप किस प्रकार के पुनर्बलन में वर्गीकृत करेंगे, ये भी बहुत लोगों ने गलत दिया था। द्वितीयक और यहाँ पर धनात्मक होगा, क्योंकि आप ये देखिए दोस्तों पुनर्बलन यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन पुटअप किए हैं, ये आप देख सकते हो। एक तो प्राथमिक हो गए, एक तो हो गए प्राथमिक। प्राथमिक में कौन आएगा, प्राथमिक में आएंगे जैविक रूप से महत्वपूर्ण, जैसे भोजन पानी जैविक रूप से महत्वपूर्ण, ये प्राथमिक हो गए। अब द्वितीयक में कौन आएगा, जैसे धन हो गया, प्रशंसा हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर प्रशंसा कैसा हो गया, द्वितीयक हो गया। लेकिन एक वर्गीकरण आप धनात्मक और ऋणात्मक का देख लीजिए। धनात्मक में क्या होगा कि जिसकी क्रिया सुखद हो, जैसे यहाँ पर वापस आ गया भोजन, पैसा, प्रशंसा, ये सब धनात्मक है। और फिर आएगा ऋणात्मक जो पीड़ादायी हो। तो यहाँ पर अब मैंने उदाहरण दिया था प्रशंसा का, प्रशंसा का यहाँ पर तो आएगा द्वितीयक में और यहाँ पर आएगा धनात्मक में। तो सही ऑप्शन होगा द्वितीयक और धनात्मक, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, धनात्मक और द्वितीयक। साथ ही साथ दोस्तों आप ये पढ़ो, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि डांट से बचने के लिए समय पर गृह कार्य करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उदाहरण है, इसको छोटा मोटा मत समझो। और डांट से बचने के लिए समय पर गृह कार्य करना, ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना, कार्यालय में जुर्माने से बचने के लिए समय पर पहुंचना, ऋणात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। ये तो लगभग सब ने गलत किया, 4-5% लोगों का राइट था। ऋणात्मक पुनर्बलन दंड से भिन्न है। अब ये क्या कर रहा है, ये दंड नहीं है, ये क्या कर रहा है कि ये ऋणात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया में परिणाम स्वरूप दुखद उद्दीपक हट जाता है। भाई कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ने से क्या हुआ, ठंड हट गई। ठंड क्या था यहाँ पर, दुखद उद्दीपक था, वो हट गया है। इसलिए ये इसको कंपैरिजन दंड से हम नहीं कर सकते हैं। दुखद उद्दीपक के हटने से प्राणी की अनुक्रिया दृढ़ होती है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये वापस मैंने इसको डाल दिया कि ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ना किस प्रकार का पुनर्बलन है, तो यहाँ पर आएगा ऋणात्मक। बच्चे मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, ये सब भी रिमोट चलाना, ये स्किनर के नियम से सीखेंगे दोस्तों। इसका भी उदाहरण दे रखा है NCERT RBSE की किताब में। कौन सा अनुबंधन सरलता से होगा, ये तो लगभग दोस्तों 90% लोगों का गलत था। ये क्या होता है, विमुखी क्या होता है, प्रवर्त्यात्मक, ये यहाँ से आप देख सकते हो कि देखो दोस्तों वहाँ पर क्या था, पावलोव के नियम में आपको आप देखो कि भाई पावलोव का नियम था, एक कुत्ता था। अब कुत्ते को क्या कर रहे थे, उसको यानी सामने भोजन लेके आ रहे थे, भोजन घंटी बजा रहे थे और भोजन लेके आ रहे थे। ये तो एक ये दोस्तों ये पॉजिटिव चीज़ थी, ये प्रवर्त्यात्मक इसको अनुबंधन कहेंगे। अब वही कुत्ता है और उसको एक मतलब घंटी बजाने के साथ ही उसको एक कोड़ा मारा जाए, तो मतलब उसमें भी अनुबंधन हो रहा है। अब कोड़ा मारेंगे तो वो क्या करेगा कि भाई भौंकेगा या चिल्लाएगा, और अब धीरे धीरे क्या करेंगे, भाई घंटी बजते ही कोड़ा मारने से पहले ही वो भौंकना स्टार्ट कर देगा। उसको पता है कि अब भाई घंटी बज गई है तो कोड़ा पड़ने वाला है। जबकि उसमें क्या होता था कि घंटी बजने के बाद उसको भोजन मिलता था। अब दोनों प्रकार के अनुबंधन है दोस्तों। एक में उसको अच्छी चीज़ मिल रही है, उसको हम कहेंगे
प्रवृत्त्यात्मक, और जो उसको मतलब पीड़ादायक मिल रहा है वो होगा विमुखी। अब दोनों में से अनुबंधन किस में स्ट्रांग होगा, ये बात मैंने पूछी थी। तो दोस्तों जिसमें ज़्यादा मतलब पीड़ादायक होगा, विमुखी होगा, उसमें अनुबंधन स्ट्रांग होगा। वो कोड़े से अच्छा मतलब क्या बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसी वाली बात है। तो यहाँ पर आप देखिए ये प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक से उत्पन्न क्रियाएं संतोष वहाँ प्रशंसा देती हैं, ठीक बात है। स्वतः सुगामी अनुक्रिया उत्पन्न होती जैसे भोजन, पीना, दुलारना इत्यादि, ठीक है। अब विमुखी में क्या होता है कि शोर, पीड़ादायी, सुई, आघात, कड़वी, स्वाद इत्यादि दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं, और परिहार तथा पलायन की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। प्रयोगों में ये पाया गया, ये दोस्तों यहाँ से पढ़ो कि विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों में ही स्थापित हो जाता है। 2-3 कोड़े पड़ते ही कुत्ते को पता चल जाता है कि भाई अब घंटी बजी है तो कोड़ा पड़ने वाला है। तो ये 2-3 प्रयासों में ही स्थापित हो गया। जबकि प्रवृत्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन अनुक्रिया के अर्जन में अधिक समय लगता है। ये दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो। ये अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सबसे प्रभावशाली विधि है। ये दोस्तों सबसे प्रभाव वाली विलंबित वाली है, इसने किया ही नहीं। ये सोच रहे हैं कि ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। अब मैं आपको ये चारों प्रकार की विधियाँ बताता हूँ। यहाँ पर आप एक बार पढ़ लो, इसके बाद में मैं चारों प्रकार की ये सहगामी क्या होती है, विलंबित क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो विलंबित अनुबंधन अनुबंधित अनुक्रिया की प्रभावशाली विधि है ये दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि ये चारों प्रकार के होते क्या हैं। इसके बारे में दोस्तों स्लाइड नहीं दिया, लेकिन मैं वहीं पर बता देता हूँ आपको। ये दोस्तों ये पश्चगामी क्या होता है। पश्चगामी क्या होता है कि जैसे हमें एक तो दोस्तों होता है भोजन, एक होते हैं घंटी। भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, या इसको कहेंगे अनकंडीशनल, और ये होगा एक, और एक होगा घंटी जिसको हम कहेंगे कंडीशनल या अस्वाभाविक, ठीक है, या अनुबंधित। अब इसको अगर भोजन को हम पहले दें और घंटी हम बाद में बजाएं तो इसको कहेंगे पश्चगामी। इसमें क्या कर रहे हैं कि भोजन को पहले दे रहे हैं और घंटी बाद में बजा रहे हैं, ठीक है। अब सहकाली क्या होगा कि दोनों को साथ साथ में दें। और विलंबित क्या होगा कि इसको जस्ट आप घंटी बजाओ, घंटी बजा के जस्ट आप भोजन दे दो, साथ साथ में दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा विलम्ब रखा है। पश्चगामी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर गैप थोड़ा सा है। ये स्टार्ट करते ही बज रही है घंटी और साथ में भोजन दे रहे हैं, तो ये विलंबित में आएगा, और विलंबित सबसे प्रभावशाली विधि होगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक को पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है। अनुबंधित यानी कि अनकंडीशनल, पहले भोजन दिया जाता है फिर दिया जाते हैं क्या, घंटी। पहले भोजन फिर घंटी, तो ये होगा पश्चगामी, ठीक है दोस्तों। अब ये चित्र है, इसमें दोनों रेखाएं क्या हैं, बराबर है, ये और ये रेखा बराबर है। लेकिन इसमें तो क्या कर दिया कि इसमें आप इसको ऐसे डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों ये आरबीसी में कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर थी, ठीक है। लेकिन इसमें एरो ऐसे लगाए और इसमें एरो लगाए ऐसे। अब किसी से पूछा कि ये दोनों में से बड़ी कौन है, तो ये इसको बड़ी बताएगा, जबकि दोनों बराबर है दोस्तों। तो ये है एक प्रयोग था दोस्तों मुल्लर लायर प्रयोग जिसको कहेंगे, और उद्दीपन का क्या हो रहा है, गलत प्रतिक्षण हो रहा है। तो यहाँ पर आ और बा दोनों हो जाएगा। इसको दोस्तों भ्रम के अंतर्गत ये प्रयोग बताया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अब अधिकांश अतार्किक व्यय किसके कारण होते हैं, मैंने उसकी ऊपर वाली स्लाइड में बताया था कि अधिकांश अतार्किक व्यय होते हैं वो प्राचीन अनुबंधन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हैं कि जो फोबिया जिसे कहते हैं, जिसको किसी आग से भय होता है। क्लास्ट्रोफोबिया मतलब किसी को कमरे के अंदर बंद कर दे तो उसको डर लगता है, कोई भीड़ से डरता है, कोई पानी से डरता है। इस प्रकार के फोबिया होते हैं अतार्किक व्यय, जो सारे के सारे पावलोव के सिद्धांत के आधारित हैं। अधिगम होता है, ये दोस्तों प्रकट भी होता है, बाहरी भी होता है, आंतरिक भी होता है, ये उपरोक्त सभी होगा। इसका उदाहरण आप देख सकते हो कि इसने एक उदाहरण दिया है आरबीएससी ने कि एक बच्चा है वो तो
प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि अपने दोस्त के घर जाता है, और एक होता है गूगल मैप से पता कर लेता है। ये तो प्रकट हो गया कि भाई प्रत्यक्ष रूप से गया है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उसको पता चल गया है भाई ये तो मतलब आंतरिक हो गया, ये बाहरी हो गया। इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के होता है। परिवर्तन क्षमता भी होती है और बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और पिछली रीट भर्ती परीक्षा में एक दोस्तों ये जो मैंने अभी यूनिट कराई है 5वीं आरबीसी की किताब की 5वीं यूनिट है अवदान और प्रत्यक्षीकरण, और इसी यूनिट से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो का और फा वाला के इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो किसकी कमी हो रही है, अवदान की, स्मृति की या प्रत्यक्षीकरण की। तो मैंने ये दोस्तों क्वेश्चन बनाया कि राहुल की आंखों पर पट्टी बंधी है, जब उससे पास गुलाब का फूल ले जाए तो वो सूंघकर चमेली का फूल बताता है, तो कि राहुल किस क्रिया में विफल रहा। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि यहाँ पर लगभग सबने संवेदना दिया था। संवेदना नहीं होगा, संवेदना होती तो फिर वो बता देता कि भाई चमेली का फूल नहीं है, या मतलब बता देता कि सैंडविच है। उसने बताया कि उसको पता तो चल गया है, वो सूंघ कर उसकी संवेदना तो हुई है, तब वो फूल का ही बता रहे हैं, तो संवेदना तो हो गई है। अवदान का कुछ यहाँ पर रोल नहीं है, अवदान का मतलब अटेंशन या ध्यान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वही प्रत्यक्षीकरण, वो याद नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये किसका फूल है, उसको पता नहीं चल पा रहे हैं। देखने के बाद में जैसे पा और फा के बीच में वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं। पिछली रीट में यही प्रश्न था। तो यहाँ पर किसकी कमी होगी, स्मृति की, अवदान की या प्रत्यक्षीकरण की। अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब ये प्रत्यक्षीकरण होगा दोस्तों यहाँ पर। अब उद्दीपक जो लुप्त अंश होता है उसे प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति समय भर लेता है। ये प्रत्यक्ष आत्मक संगठन का कौन सा नियम है, तो यहाँ पर दोस्तों पूर्ति आएगा। ये दोस्तों कोलर वाला अंतर्दर्शी है, वो आपको एक बार उससे आगे हैं, ये दे रखा है आरबीएससी की किताब में, ये दे रखा है। और आप अगर इसको सरलता से पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक परिष्कार का वीडियो आप गेस्टाल्टवाद वाला देख लीजिए, उसमें अच्छी तरीके से ये दिखा रखा है। वो दोस्तों वहाँ पर क्या है कि निरंतरता किसे कहते हैं, निकटता किसे कहते हैं, पूर्ति किसे कहते हैं और समानता क्या है, इसके बारे में बहुत ही शानदार और पीपीटी में उसको दिखाया गया है। और आरबीएससी की किताब में भी अच्छा दे रखा है। ये दोस्तों ये होती है पूर्ति कि अब ये है तो अब ये क्या आएगा, ये इसको आप स्क्वायर कह देंगे और इसको आप सर्कल कह देंगे, लेकिन जबकि हकीकत में ये स्क्वायर और सर्कल नहीं है, बीच में से ब्रेक है। लेकिन आपने क्या देखा, इसको पूरा देखा, इसके जो रिक्त स्थान है उसको आपने भर दिया है, आपको ये पूरे दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूर्ति है। इसी प्रकार के ये चारों सारे नियम है दोस्तों गेस्टाल्टवाद के, और प्रत्यक्षीकरण यहीं से गेस्टाल्टवाद निकला था। तो आपको एक बार इसको जरूर देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक उद्दीपक के बीच में साचार्य होता है, तो यहाँ पर आएगा आपका प्राचीन अनुबंधन। इसके साथ बहुत सारे नियम हैं जो उद्दीपक से हैं, वो आपको दोस्तों अवनी की जो ये वस्तुनिष्ठ है उसमें भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें बहुत सारे आपको नियम मिल जाएगी जिसमें एस अनुबंधन होता है, साहचर्य होते हैं दोस्तों। बाकी थॉर्नडाइक वाला आपको पता ही होगा, वो होगा SR, और स्किनर में क्या होगा RS। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से मैंने सवाल पुटअप किए थे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं ले, ये आरबीएससी की किताब के पीछे दे रखे हैं दोस्तों, तो इसलिए आप इनका डायरेक्ट आप उत्तर देख सकते हैं, जिसमें इसमें या होगा संवेदना, और इसमें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अधिगम वृद्धि और परिपक्वता के कारण होता है, ये चौथा ऑप्शन होगा इसमें। अब इसमें दोस्तों कौन सा अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ये दोस्तों सिक्वाल में डायरेक्ट दे रखा है और ये आरबीएससी का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें दोनों ने माना है डी, जबकि ये जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है ये भी संज्ञानात्मक में आता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में आरबीएससी का जो बुक्स के पीछे क्वेश्चन दे रखा है वही डाल दिया था, लेकिन हकीकत में ये चीज़ गलत है दोस्तों, क्योंकि जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है ये भी संज्ञानात्मक में आता है, बाकी प्राचीन वाला व्यवहारात्मक आएगा, क्रिया प्रस्तुत भी व्यवहारात्मक में आएगा, और जो ज्ञान का अव्यक्त अधिगम है वो संज्ञानात्मक में है। लेकिन दोस्तों ये आरबीसी का क्वेश्चन था, अभी यहाँ इसको देख सकते हो।
जो आरबीसी की बुक्स के पीछे दे रखा है दोस्तों ये क्वेश्चन, ये दोस्तों इसमें इन्होंने डी माना है, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था। बाद में मैंने भी देखा तो ये दोस्तों यहाँ पर ए भी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये लास्ट क्वेश्चन है, बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है। ये दोस्तों क्रिया प्रस्तुत अधिगम इसका बिल्कुल राइट है। ये एज इट इज उदाहरण दे रखे हैं आरबीसी की किताब में। इसके साथ दोस्तों ये टेस्ट खत्म होता है। इस टेस्ट की दोस्तों पीडीएफ और ये वाक्यात्मक सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ऐप पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।